नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। आजकल जैविक खेती के लिए अन्य खादों के साथ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी किया जा रहा है, जो कि कम समय में अच्छी खाद तैयार हो जाती है। तो आप किस प्रकार से तैयार करें अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र आबूसा झुंझुनू के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RS राठ के बारे में बात करेंगे। केंचुए की खाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी अपने जो वर्तमान हालात है उसमें जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जैविक खेती के लिए जैविक खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जो केंचुए की खाद है वो किसान के लिए बहुत ही अच्छी है। किसान भाइयों, आप अपने खेत में केंचुए की खाद व वर्मीवॉश का प्रयोग करके लागत को कम करने के साथ साथ पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं, जो सबसे सस्ता एवं आसान तरीका है। केंचुए की खाद बनाने के लिए सही स्थान का चुनाव करने के साथ गड्ढे बनाना बेहद जरूरी होता है, जो इस प्रकार है। केंचुए से खाद तैयार करने के लिए अपने जैसे कि ये देख रहे हैं, ये SDP के जो पॉलीथीन के बैग है, तो इनमें भी तैयार कर सकते हैं। SDP का जो बैग है ये 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इस हिसाब से जो नीचे बेड बना के मतलब ज़मीन पर जो बेड बनाते हैं वो उसकी ऊंचाई है जो 2 से 2.5 फीट ऊंची होनी चाहिए और चौड़ाई भी लगभग है जो 2 से 2.25 फीट है जो होनी चाहिए, और लंबाई उस जिस हिसाब से अपने छप्पर है या उसमें छाया के नीचे जो तैयार करते हैं तो उस हिसाब से लंबाई रखते हैं। पशुओं की संख्या के हिसाब से अपने बेड कितनी बेड बनानी है वो उस पर निर्भर करता है, और उसमें भी लगभग है जो 1.5 से 2 महीने में ये तैयार हो जाता है। SDP पॉलीथीन के जो है इसमें 4 से लेके 5 क्विंटल है जो गोबर डालते हैं। 3 से 4 दिन पुराना है जो गोबर डालते हैं। SDP का जो बैग है ये 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, और इसमें एक बार में लगभग 4 से लेके 5 क्विंटल है जो गोबर आ जाता है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे को भरने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सड़ा हुआ गोबर, कूड़ा कचरा, फसल अवशेष, घास फूस, केंचुआ, पानी इत्यादि। किसान भाइयों, वैसे तो प्रकृति ने कई तरह के केंचुए बनाए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ केंचुआ इस प्रकार से हैं: आइसिनिया फोटिडा, यूजेलस, यूजिनी, पेरियोनिक्स, एस्केविट्स इत्यादि, जो कम समय में अच्छी तरह से खाद और वॉश बनाते हैं। और इसमें लगभग है जो 3 से लेकर 4 किलो केंचुआ डालते हैं। केंचुए की जो अपने यहाँ किस्म जो काम में लेते हैं वो आइसिनिया फोटिडा है। ये 90% कार्बनिक पदार्थ खाती है और 10% मिट्टी खाती है। तो और जो बरसात में जो केंचुए निकलते हैं वो 90% मिट्टी खाते हैं और 10% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। इसलिए ये जो वैरायटी है यानी ये जो किस्म है ये गोबर को सड़ाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, और ये कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा खाती है और मिट्टी कम खाती है। और केंचुए छोड़ने के बाद में इसमें नमी बनाने के लिए पानी छिड़कते हैं। पानी जब भी ज़रूरत होती है तब उसमें छिड़क देते हैं। पानी ज़्यादा मात्रा में भी इसमें नहीं छिड़कना चाहिए और सूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो 45 से लेकर 60 दिन में तैयार हो जाता है। और यदि इसमें दूसरा कोई जूठन वगैरह या कोई कचरा डालते हैं, पशुओं से बचा हुआ कचरा या जैसे कोई फसल का कोई अवशेष डालते हैं, तो उसमें 2 महीने से लेकर ये 3 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ वर्मी वॉश बनाने की तकनीक, उपयोग और महत्व के बारे में, जो इस प्रकार से है। ये जो वर्मी बास है ये भी फसल के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ये साइड में वर्मी बास निकाल के और इसको अपने स्प्रे कर सकते हैं, और फसल खड़ी फसल पर स्प्रे करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। कि इसमें एक तो जो भी खरपतवार के बीज होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने केंचुए खाद डालते हैं तो उसमें खरपतवार के बीज खेत में नहीं जाते।
इसके बाद में तैयार होने के बाद में जो फलदार पौधे हैं उनमें प्रति पौधा 5 किलो केंचुए खाद डालते हैं। यदि पौधा बड़ा है तो उसमें मात्रा 2 गुनी या 3 गुनी बढ़ा देते हैं। इस हिसाब से अपने खेत में जो फसल उत्पादन के लिए या सब्जी उत्पादन के लिए इसके 5 से लेकर 10 क्विंटल, जैसे अपने सब्जी उत्पादन लेते हैं तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, और फसल उत्पादन लेते हैं उसमें 5 क्विंटल प्रति हेक्टर है जो इसकी मात्रा देनी चाहिए। सड़ी हुई खाद जैसे केंचुए की खाद डालते हैं तो वो रासायनिक खाद की तरह उसमें फसल में जल्दी असर करती है और उसमें खरपतवार भी नहीं पनपते तथा उसमें दीमक का भी प्रकोप कम रहता है। तो इस हिसाब से अपने केंचुए खाद किसान के लिए कम मेहनत और कम जगह में काफ़ी अच्छी तरह से तैयार करके और डाल सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक और रासायनिक खेती की बजाय मैंने ये वर्गी कंपोस्ट लगाया है। तो मैंने 3000 रुपये का तो ये बैग लाया था पाइप, और ये मेरे कम से कम 3500 रुपये का खर्चा आया था। तो मैं खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता हूँ। इसमें मैं अच्छा वर्गी कंपोस्ट बनाता हूँ। इसके कई फ़ायदे भी हैं, जैसे इसमें पहले गोबर डालते हैं, गोबर डाल के फिर इसमें करीबन 10 किलो केचुआ छोड़ दिए, और केचुआ छोड़ के इसमें पाल से ढके और रोज़ पानी का छींटा लगाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे 40-45 दिन के अंदर ये तैयार होता है। तो तैयार होने के बाद में इसमें धीरे धीरे ऊपर से अठा लेते हैं, अठा के और एक साइड में डाल के और उसको भी अच्छी तरह नमी की जगह रखते हैं, जिससे वर्गी कंपोस्ट का जो खाद निकलता है उसका भी रोज़ पानी का छींटा लगाते हैं और इस पे भी रोज़ पानी का छींटा लगाते हैं। तो मैं करीब पूरा जो भी जानवरों का खाद होता है उसका पूरे का इससे ही मैं वर्गी कंपोस्ट बनाता हूँ और मेरी ज़मीन में यही डालता हूँ। मेरी अच्छी पैदावार होती है और अच्छा खासा फ़ायदा है। जैसे कीट वगैरह नहीं लगते हैं, ज़मीन थोड़ी मुलायम रहती है और पानी की भी बचत होती है। जैसे उसमें 2 पानी लगे तो इसमें 1 पानी लगता है, अच्छी पैदावार होती है, अच्छा खासा फ़ायदा है। डाले तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने ऐसा सोच के ये लगाया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से लाखों की आमदनी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मोती की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि मोती की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक है, इसलिए इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। आज हम आपको झारखंड रांची के सफल किसान ज्योति शंकर कार से मिलवाने वाले हैं, जो कि आपको मोती उत्पादन की तकनीकी के बारे में बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, ये मोती पालन करके कैसे आपके अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में एक विस्तार से छोटी सी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये अगर अपने तालाब है आपके पास, अगर मछली पालते हैं तो साथ में मोती पालन करके भी अपना रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को मोती का खेती करना चाहते हैं और उनके पास तालाब नहीं है तो एक 10 बाई 20 का गड्ढा कोड़ के भी प्लास्टिक डाल के इसमें पानी भर के मोती का पालन कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, बजाय उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला क्या होता है कि हम लोग मसल्स जो होती है, जो नदी तालाब में मिल जाती है, इसको हम लोग पहले इकट्ठा करते हैं। इसमें इकट्ठा करने के पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इन लोग की उम्र जो होती है वो कम से कम 3 साल होनी चाहिए। इससे छोटे वाले जो मसल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। जैसे इसको हम लोग खोलने जाते हैं वो टूट जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके मसल्स की हम लोग लेने से पहले एक ही चीज़ देख लेते हैं, उसकी जो सेल है वो थोड़ा सा मोटा हो और वो 3 साल तक का हो। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 शीप के मोती उत्पादन किए जा सकते हैं। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है।
मोती पाई जहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं, एक फीट का गड्ढा रखते हैं, 10 बाई 5 फीट का हम लोग इसको एक छोटा सा चबूतरा बना लेते हैं, जिसके अंदर मसल्स को जो हम लोग तालाब से लेके आए हैं इसके हम लोग फिर इसको वहाँ पे रखते हैं, इसको अपना पानी को एडजस्ट करने के लिए। इसमें आपका नदी का पानी यूज़ हो सकती है, तालाब की पानी इस्तेमाल हो सकती है, बोरिंग की पानी इस्तेमाल हो सकती है, कुआं का पानी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन नल का पानी जो सप्लाई वाटर हम लोग बोलते हैं उसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई वाटर है इसमें क्लोरीन का पानी रहता है, और क्लोरीन का पानी होने के कारण क्या होता है कि इन लोग को जी नहीं सकता, ये लोग मर जाता है। जब आप मसल्स को आप लोग लेके आते हैं, हम लोग उसको 2 दिन तक जिस पानी में रखना चाहते हैं उस पानी पे हम लोग इसको रखते हैं। 2 दिन के बाद वो पानी गंदे हो जाते हैं, वो पानी को फेंक करके फिर से नया फ्रेश पानी हम लोग डाल देते हैं। अगर आप नदी पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तालाब में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार करते हैं या हौदा में रखते हैं या प्लास्टिक का ड्रम पे रखते हैं, तो इसका हम लोग को क्या होता है कि पानी के लोग को क्या होता है, खाना हम लोग को मिल नहीं पाता है, तो खाना इन लोग को तैयार करना पड़ता है। एक तो हम लोग बाज़ार में मिल जाती है स्पायरुलिना पाउडर, एक हो जाती है बनाते हैं हम लोग 300 ग्राम गोबर, 300 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम DAP, 150 ग्राम SSP। इसमें 100 लीटर पानी में इसको हम लोग मिक्स करके छोड़ देते हैं। ये चारों को मिश्रण को बढ़िया से मिश्रण करके पानी में डाल देते हैं और कड़े धूप में इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ दिन के बाद, ये जब 15 दिन के बाद ये पानी हरा हो जाता है। जिनके पास नदी तालाब नहीं है उनके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि 10 बाई 20 का एक तालाब बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, जिसके अंदर 200 GSM की प्लास्टिक डाल देते हैं और लेके उसमें हम लोग पानी भर देते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सैफलेट्स तैयार कर लेते हैं। तब तक हमारा मसल जो रखी हुई थी वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है। जब सर्जरी के लिए वो तैयार होता है तो पहले इसको क्या करते हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है। प्री ऑपरेटिव में हमें क्या होता है कि जो मसल जो हमने तालाब से लाए थे, जो हमने रखा हुआ था वहाँ पे, उसको फिर एक एक करके साफ करके हम लोग ट्रे में सजाते हैं। इसके लिए किसान भाई को 3 ट्रे की ज़रूरत पड़ती है, एक दवाई के लिए, एक प्री ऑपरेटिव के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव के लिए। प्री ऑपरेटिव में क्या हुआ कि हम लोग मसल्स को लाइन से लगा दिए उल्टा करके, जिसकी मुंह ऊपर तरफ रहेगी, नीचे तरफ नहीं, मुंह ऊपर तरफ रहेगी जहाँ खुलती है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग टूल्स में, सर्जरी टूल्स में एक प्लस लगता है, एक स्पैचुला लगता है और एक चिमटा लगता है और एक वुडन एज लगता है। स्पैचुला से हम लोग मसल्स की मुंह को खोलते हैं और उसके अंदर प्लस से उसको मुंह को हल्का सा चौड़ा करते हैं। उसके बाद उसके अंदर वुडन एज जो होता है उसको डाल देते हैं। उसके बाद उसके अंदर उसको हल्का सा स्किन को उठा करके उसमें हम लोग न्यूक्लियस को इंसर्ट कर देते हैं। इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनदार बीड जैसे गणेश, बुद्ध, पुष्प आकृति डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद कर दिया जाता है। ये जब न्यूक्लियस को इंसर्ट कर देते थे, हम लोग ने जो पानी बना के रखा हुआ था, जिसमें एक एंटीबायोटिक और एक पेन किलर, 20 लीटर पानी में इसको बढ़िया से घोल करके जो रखे हुए पानी रखे हुए थे, इसमें इसको हम लोग डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि इसको हम लोग 12 घंटा तक उसी पानी में रखते हैं जो सर्जरी कर चुके हैं। सर्जरी करने के बाद जो हम लोग मसल्स किए हैं उसको हम लोग उस पानी में रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो सैफलेट्स होते हैं, जो इनका घर बना हुआ रहता है, फिर इसको हम लोग उस पानी से उठा के, साफ पानी से धो करके उस सैफलेट्स में इसका डाल देते हैं। रोजाना इनका निरीक्षण किया जाता है और मृत सीपों को हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाब में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 माह बाद सीप को चीर कर मोती निकाल लिया जाता है। इसके बाद जब इनको टांग देते हैं तब क्या होता है कि जो हमने खाना बना के रखा हुआ था, जो यूरिया, DAP, SSP और आपका गोबर से बना के रखा हुआ था, उसका 1 लीटर पानी लेते हैं और उसको बढ़िया से छान लेते हैं। लेकर के जो टैंक है उसमें हम लोग हर महीना 1-1 लीटर करके पानी को डाल देते हैं। अगर एक किसान भाई एक मसल्स की अगर करते हैं, जिसमें उसका पानी का हो जाता है, पानी टेस्ट करने का मशीन हो गया, आपका पंप हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब कुछ मिला के करीब अगर वो कोई किसान लाख रुपए लगाते हैं, तो अगर हम लोग 2000 वो लगाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ एवं चना की फसलें जिन क्षेत्रों में पकने की अवस्था पर हैं, वहां इन फसलों की कटाई करें। बैंगन एवं टमाटर की फसल में फल एवं तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देवें तथा फल बनने पर एफिसेट 75 SP 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दवा छिड़कने एवं फल तोड़ने में 7 से 10 दिन का अंतर रखें। कुष्मांड कुल की अगेती बोई गई सब्जियों में लाल भृंग कीट के प्रकोप की संभावना है। कीट अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर एसिफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। प्याज की फसल में एंठन, मुरझान इत्यादि दिखाई देते ही मैनकोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आम की फसल में फुदका कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट फूलों, कोमल फलों एवं पत्तियों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 50 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव फूल आने से पहले तथा दूसरा छिड़काव जब फल मटर के आकार के हो जाएं तब करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने का उचित सलाह दिया जाता है। यदि पशु के रोग आ जाए तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें तथा उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं तथा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलावें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उदयपुरिया, जिला जयपुर के कृषक कजोड़ मल ने या गेहूं की फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कजोड़ मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बहुत सारे किसान बंधुओं ये देखा गया है कि जब जो है गेहूं करीब जो है चौथा या 5वां पानी देने के बाद जो है आपकी खड़ी फसल जो है सूखने लगती है। इसका मतलब ये है, सूखने का ये तात्पर्य है किसान बंधुओं, जब वो सूखी हुई गेहूं की फसल को जो है उसके जो है डंठल को जैसे ही हम जो है हाथ में पकड़ते हैं वो तुरंत जो है हमारे हाथ में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ किसान बंधुओं कि आपके खेत में जो है दीमक का जो है प्रकोप है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दीमक के द्वारा भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कभी कभी तो किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके द्वारा समय रहते इस कीट पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। जैसे ही ये जो है लक्षण जो है आपके खेत में जो है दिखे, 1 से 2 जो है गेहूं के जो है पौधे सूखते हुए, बालियां जो है सूखती हुई दिखें, उनको तुरंत आप जो है उसके पास जा करके आप जो है उसके जो है लक्षण को आप जो देखें, जैसे ही वो डंठल पकड़ें आपके हाथ में आ जाए, इसका मतलब कि वो दीमक का प्रकोप है। तो इसके लिए ये जो है बड़ी समस्या है और इस समस्या का जो है उपचार आप जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता है उन खेतों में सड़े गले गोबर का ही प्रयोग करें। इसके अलावा दीमक से फसलों को बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई से पहले क्विनालफॉस 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर प्रयोग करके खेत में मिला दें। और ये अधिकतर जो है देखा गया है कि जब जो है खड़ी फसल में, जौ और गेहूं की खड़ी फसल में दीमक की समस्या आती है किसान बंधुओं, तो उसके उपचार के लिए ऐसा आप कर सकते हैं कि जिस तरह से एक तो जो है 17.8% जो है 250 ml इमिडाक्लोरोप्रिड 4 से 5 किलो 6 किलो बजरी में मिला करके 1 एकड़ खेत में जो है बिखेर करके आप जो है फव्वारा चला दीजिए। या किसान बंधुओं जो है आपके पानी की उपलब्धता के हिसाब से उतने ही दूर में आप जो है फेंकिए जितने दूर में आपको जो है स्प्रिंकलर जो है चलाना हो। तो ये जो है दीमक की बहुत बड़ी समस्या से आप बचाव जो है कर सकते हैं। आप अपनी फसलों के उत्पादन कम होने से आप जो है बचा सकते हैं, जिससे जो है वो दवा जो है घुल करके जो है जड़ों में चली जाए, जिससे जो है दीमक जो है कंट्रोल। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कैसे करें वर्षा जल का संग्रहण और फसलों में उपयोग। चुकंदर की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जॉन डियर